तो जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा लेके आया हूं मैं केमिस्ट्री के 12th क्लास का चैप्टर है सॉलिड स्टेट। क्या सॉलिड स्टेट पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूं यार विद कंसेप्ट। एक एक थ्योरी कंसेप्ट आपको पूरा माइंड में बिठा दूंगा, क्योंकि ये ध्यान रखना हम समझते हैं रटते नहीं। क्योंकि समझ लोगे तो अपने बच्चे तक को पढ़ाओगे, लेकिन अगर रट लिया तो 2 दिन में भूल जाओगे। समझ आया? इससे पहले बता दूं, अगर केमिस्ट्री के नोट्स नहीं है ना यार आपके पास, तो समझने का मजा नहीं आता। क्योंकि मैं चैप्टर समझाऊंगा वही लैंग्वेज आपको नोट्स के अंदर मिलेगी। नोट्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, सबसे पहले उसे ले लीजिए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है हमारा। अब मैं पूछे सॉलिड के कुछ गुणधर्म होते हैं, सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी होती है, ये कैसे पता चलेगा? तो सॉलिड जो होता है हैव अ डेफिनेट शेप। सॉलिड जो होता है उसके पास डेफिनेट शेप होता है। जैसा सॉलिड है वैसा ही सॉलिड रहेगा यार। ये मार्कर है, मार्कर का शेप ऐसा है, मैं इसे तोड़ थोड़ी ना दूंगा यार। अगर तोड़ना भी चाहूंगा ना तो इसका शेप चेंज नहीं होगा, ये टूट जाएगा। तो सॉलिड जो होता है उसके पास क्या होता है? डेफिनेट शेप होती है। सॉलिड का जो होता है फिक्स वॉल्यूम होता है, इसमें जितनी चीज हम डाल सकते हैं बस उतनी। ये नहीं भाई यार कि उसका वॉल्यूम 2 लीटर का है, उसमें मैं 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर घुसाया जा रहा हूं। तो इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, अगर 2 लीटर का है तो वो उसमें 2 लीटर से ज्यादा नहीं आएगा। तो सॉलिड है फिक्स वॉल्यूम। 2 चीज मिल गई। अब सॉलिड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड के इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं, अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी क्या होता है? स्पेस नहीं होता। वो बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं यार, ऐसे जुड़े होते हैं ना जैसे दोस्ती जितनी गहरी होती है ना उतनी तेजी से ये जुड़े हुए होते हैं। तो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। और इनके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता और इसे ये इनकम्प्रेसिबल होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है यार सॉलिड के जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन आज मैंने रिमाइंड करवाने के लिए कि चैप्टर आपका यार सॉलिड स्टेट है, स्पेशल सॉलिड के ऊपर बना है, तो कुछ तो यार इसमें कोई डिफरेंस होगा यार। तो सॉलिड की ये प्रॉपर्टीज यहीं पे क्या कर देते हैं हम? खत्म। नेक्स्ट, सॉलिड तो पढ़ लिया, अब सॉलिड के भी तो कुछ टाइप होते होंगे। सॉलिड तो पढ़ लिया, अब सॉलिड के यही टाइप है यार, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, 2 तरीके के सॉलिड में बांट दिया गया सॉलिड को, और सॉलिड को कहा गया कि इन 2 में बढ़ जाओ, हो गया काम खत्म। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो हमारा ट्रू सॉलिड होता है, जो हम सॉलिड देखते हैं स्पेशली वो सॉलिड होती है। एमोर्फस सॉलिड जो होता है वो सूडो सॉलिड होता है। सूडो मतलब क्या होता है? जो अपना शेप जो होता है कुछ समय बाद चेंज करता रहता है। सूडो मतलब जैसे देखा है ना कि मैंने एक कांच का शीशा लगा दिया किसी घर के अंदर, ठीक है, और घर को यार 20 साल के लिए बंद कर दिया। भाई भूतिया घर बन जाएगा, होगा ना। 20 साल के लिए उस घर को क्या कर दिया? बंद कर दिया। लेकिन एक बार जाओगे ना यार उसके अंदर, इतनी सारी तो मिट्टियां पहले मिलेगी, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर उस खिड़की के आप शीशे को अगर अच्छे से देखते हो तो उसका शीशा जो होगा ना वो अपने आप ऊपर से पतला या नीचे से मोटा, नीचे से पतला या ऊपर से मोटा, 2 कंडीशन उसमें चेंज आ जाएगी। रीजन क्या होता है? जो एमोर्फस सॉलिड होता है वो सूडो सॉलिड होता है, वो सुपर कूल्ड सॉलिड होता है। वो कूल्ड करने पे या हीट करने पे वो क्या होता है? वो अपना शेप क्या कर लेता है? धीरे धीरे चेंज कर लेता है। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है भाई यार, ये ट्रू सॉलिड होता है, ये अपना शेप कोई भी चेंज नहीं करता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है यार वो उसका आपका डेफिनेट ज्योमेट्री होती है यार। इसकी क्या होती है? आपकी डेफिनेट कोई भी ज्योमेट्री बनी हुई होती है। लेकिन एमोर्फस जो सॉलिड होता है इरेगुलर शेप होता है यार, इसका हम शेप डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो भी डिसाइडेड शेप होता है सॉलिड का, वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं। एमोर्फस सॉलिड में जिसका इरेगुलर शेप होता है, जिसका शेप जो है हमें नहीं पता होता, वो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। मेल्टिंग पॉइंट की बात आती है। मेल्टिंग पॉइंट की बात आती है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है यार वो क्या होता है कि एक शार्प पॉइंट, मैंने बोला भाई यार कि 273 केल्विन है, इस केल्विन पर क्या होगा? आपका सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट है नया टेम्परेचर का, जिस टेम्परेचर पे आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हो रहा है? मेल्ट होना शुरू हो रहा है। लेकिन जो एमोर्फस सॉलिड होता है, एमोर्फस सॉलिड मेल्ट होता है ओवर एंटायर रेंज ऑफ क्या? टेम्परेचर। मतलब इसका रेंज होता है कुछ रेंज तक जाके, मतलब इस रेंज से इस रेंज के बीच में कभी भी जाके ये पिघल जाएगा। लेकिन ये होता है भाई यार इस पे पहुंच गया ना, इस पॉइंट पे अपने आप पिघल जाएगा।
समझ आया? मैंने बोला भाई यार ये जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस पे, होता नहीं, मैं ये चीज बता रहा, एग्जांपल दे रहा हूं, 50 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो पिघल जाएगा, मत जाइयो। इसे बोलूंगा भाई देख तू 50 से शुरू हो जा और 60 तक जा, तू कभी भी पिघल जाएगा। ये चुक चुक के पैर को कदम रखेगा, भाई यार 50 से 51 पिघला नहीं, 52 पिघला नहीं, 53 पिघला नहीं। तो ऐसी कंडीशन जो हो जाती है वो एमोर्फस सॉलिड के साथ होती है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है वो स्पेसिफिक क्या होता है, इसका शार्प पॉइंट होता है। क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे मैंने ले लिया भैया एक चाकू, चाकू जानते हो ना, अब चाकू से मैंने पॉइंट है, इसे मैंने काटा। अब एक ऐसा कंडीशन जिस टाइम पे मैं उसे क्लीवेज करूं, मैं काटूं, तो उस पॉइंट का जो है शार्पनेस, मतलब जो कटा दोनों भाग, उसकी शार्पनेस इतनी अच्छी हो कि हमें पता चले कि वो जोड़ने पे भी लगे ना यार, नहीं, दोनों अलग नहीं है, ऐसी कंडीशन हो तो वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एमोर्फस सॉलिड क्या होता है? टूट जाए लेकिन देखो तो उस जगह पे फिक्स ही कभी ना हो। शीशा देख लो, शीशे को कभी तोड़ दो, उस जगह पे कभी फिक्स करके देख लो, कभी जिंदगी में फिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो एमोर्फस सॉलिड होता है उसका इरेगुलर शेप होता है, शार्पनेस उसमें नहीं आती। लेकिन आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में जब काटाई की जाती है, क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है, वो आपकी शार्पनेस होती है। समझ आ गया ये? इसके बाद नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। नेचर में इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एनाइसोट्रॉपिक। और जो आपकी एमोर्फस होती है वो आइसोट्रॉपिक। बंदों को मैंने कहा वो सोचते हैं एनाइसोट्रॉपिक, पहली बार मैं वर्ड सुन रहा हूं, ये मतलब क्या होता है? तो दोस्तों एनाइसोट्रॉपिक मतलब होता है, एग्जांपल मैं दूंगा बेस्ट सा, पहले फिर बताऊंगा क्या होता है। जैसे मैंने बोला मैं स्कूल के एक गेट से खड़ा हो जाऊंगा, एग्जांपल मैं डेली लाइफ वाला दे रहा हूं, ठीक है, फिर आपको समझाऊंगा ये है क्या। मैं एक गेट के इस लाइन पे खड़ा हो गया और गेट के उस कोने तक जाऊंगा, मेरे को जितने भी स्टूडेंट मिलेंगे इस लाइन के अंदर वो एक क्लास के तो हो नहीं सकते। रिसेस चल रहा है भाई, सब खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मैं यहां से वहां तक जाऊंगा तो मुझे एक क्लास का कोई भी बंदा नहीं मिलेगा। सभी क्या मिलेंगे? अलग अलग क्लास के मिलेंगे। कोई भाई 11 का, कोई 12 का, कोई साइंस स्ट्रीम, कोई आर्ट्स स्ट्रीम, कोई भाई 6th का ही मिल जाएगा, कोई 1st का ही मिल जाएगा, 2nd का ही बच्चे मिल जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन जिसमें क्या हो, अलग अलग प्रॉपर्टी हमें मिल रही हो जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। तो ऐसा कंडीशन कब आता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में जब जा रहे हो तो उनके बीच में प्रॉपर्टी का क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो। सेम प्रॉपर्टी ना हो तो वो है आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक जिस टाइम पे आपकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होने लग जाए? सेम होने लग जाए, वहां से वहां तक सेम, इस लाइन की प्रॉपर्टी सभी क्या हो? सेम हो। जैसे भाई प्रार्थना करना, सभी स्टूडेंट एक क्लास के होते हैं, एक लाइन के अंदर, एक कॉलम के अंदर क्या होते हैं आपके सारे एक क्लास के होते हैं। सभी की प्रॉपर्टी तो बोलूंगा नहीं, लेकिन एक प्रॉपर्टी सेम है, वो सभी एक क्लास के हैं, तो वो क्या होती है आपकी एमोर्फस सॉलिड, वो होती है आपकी आइसोट्रोपिक। तो इसमें रेजिस्टिविटी और ये रेजिस्टेंस आ जाता है जब ये प्रॉपर्टी जो होती है वो जब हम इधर से उधर जाते हैं तो प्रॉपर्टी सेम हो, सभी प्रॉपर्टी सेम हो तो आपका आइसोट्रोपिक, सभी प्रॉपर्टी सेम ना हो तो वो एनाइसोट्रोपिक। तो ये एनाइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं और ये आपका आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। समझ आ गया? नेचर की बात आ जाती है यार, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कहते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो ट्रू सॉलिड है। मैंने सबसे पहला पॉइंट ही बता दिया था। तो ये आपका ट्रू सॉलिड होता है और ये आपका कौन सा सॉलिड होता है? सूडो सॉलिड। कौन सा? सूडो की स्पेलिंग ये होती है सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड, या फिर आपका सुपर कूल्ड सॉलिड। इसे दो नाम दिए जाते हैं, सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड सॉलिड। समझ आ गया ये सॉलिड का? अब हमारा क्रिस्टलाइन भी हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद एक और डिफरेंस आ जाता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं हैविंग अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इनमें जो होता है ऑर्डर जो होते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के वो लॉन्ग रेंज होते हैं और इनका जो होता है वो आपका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। तो ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बीच में क्या था आपका डिफरेंस था, जो शेप में होता है। तो इनके बीच का शेप जो होता है इसका डेफिनेट होता है, इसका इरेगुलर होता है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की बात आती है, तो ये मेल्ट जो होता है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, ये आपका किसमें रेंज पे होता है। ये इसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये आपका शार्पनेस देता है, स्मूथनेस देता है, ये आपका शार्पनेस नहीं देता, इरेगुलर शेप होता है। फोर्थ इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ये आपका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ये आपका ट्रू सॉलिड होता है, ये आपका कौन सा सॉलिड होता है? सूडो सॉलिड होता है। ये आपका क्या होता है? क्या? एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, ये आपका आइसोट्रोपिक इन नेचर। खत्म, इन दोनों के बीच का डिफरेंस खत्म। नेक्स्ट, इसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी बांट दिया गया। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड को कैसे बांटा गया यार? कई टाइप्सों में बांट दिया गया, मॉलिक्यूलर, आयनिक,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, कई तरीके से बांट दिया गया, सभी आप अब देखते हैं। ध्यान रखना ये जो टेबल है बस समझने के लिए है, पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, उसमें से बस एग्जांपल्स आपको याद कर लेने, ठीक है। करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड में सबसे पहला मोलिकुलर सॉलिड में आ जाता है। टाइप्स ऑफ सॉलिड में तो मोलिकुलर सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो आपके मोलिकुल्स हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में जैसे नॉन पोलर का है, तो इन नॉन पोलर के बीच में जो वो होता है बॉन्डिंग होती है, वो कौन सी है, डिस्पर्जन और लंदन फोर्स। सबसे क्या होती है, ये आपका शॉर्टेस्ट और ये सबसे वीकेस्ट बोला जाता है। तो एग्जांपल में ArCCl4, और ये सॉफ्ट होता है नेचर में, छूने पे इंसुलेटर होता है और वेरी लो इसकी कंडक्टिविटी होती है। पोलर में आए तो और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इन दोनों में जो बॉन्डिंग होती है डाइपोल इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एग्जांपल आपका देख ही लो, पोलर वाला HCl हो गया, SO2 हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का H2O आइस के रूप में, पिघले हुए नहीं, सॉलिड के रूप में लेना है। हार्ड होता है, इंसुलेटर होता है और लो इनकी कंडक्टिविटी होती है। सबसे वेरी लो आपकी कौन सी है, किसकी, नॉन पोलर वाले की। उसके बाद आपका आयनिक सॉलिड आ जाती है। आयनिक सॉलिड आप जानते हो यार, जिसके बीच में आयंस होते हैं, सॉलिड के बीच में इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो आयंस होते हैं। इनके बीच में जो फोर्स लगता है, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टेट, उसके अंदर मैंने क्या पढ़ा था, चार चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उनके बीच का जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, कूलम्बिक फोर्स, कूलम लॉ, जानते हो ना। तो इनके बीच में कूलम फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टेट। एग्जांपल NaCl, MgO, ZnS, ये एग्जांपल हो जाए। हार्ड होता है लेकिन ये ब्रेटल होते हैं, मतलब क्या होता है, हार्ड तो होता है लेकिन जब इसे हम तोड़ना चाहे तो ये टूट भी सकता है शार्पनेस के साथ। इंसुलेटर होता है सॉलिड स्टेट में, लेकिन जब इसे हम मोल्टन स्टेट में लिया है, जिस टाइम पे एक्वस हो जाए, मतलब वाटर के साथ इसे एक्वस फॉर्म में बना दे, तो उस टाइम पे ये क्या हो जाता है, आपका कंडक्टर हो जाता है। उसके बाद मेटेलिक सॉलिड जो आता है, उनके बीच में पॉजिटिव C वाटर की तरह जो होते हैं आयंस होते हैं, वो डीलोकलाइज होते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा बेंजीन रिंग पे, तो बेंजीन रिंग पे क्या होता है, कभी कभी इनका डीलोकलाइजेशन होता है। ये आप फिगर भी देख रहे हो कैसे आपके जो चार्ज होते हैं वो क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं ना। तो इसी तरीके से यहाँ भी मेटेलिक सॉलिड में होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, FeCuAg। और हार्ड होता है मेलेबल और डक्टाइल। मेलेबिलिटी आप जानते हो, किसी भी चीज को पीट के चादर बना देना, चादर मतलब क्या होती है, एक मेटेलिक सीट बना देना, उसे मेलेबिलिटी कहते हैं। और डक्टिलिटी क्या होती है, जब किसी चीज को हम खींच के वायर में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हम क्या करते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी आपकी सॉलिड की होती है, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। तो जिसमें दो चीज होगी वो आपका मेटेलिक सॉलिड कहलाएगा। इसके बाद जो आपका कंडक्टर होता है, सॉलिड स्टेट एज अ मोल्टन स्टेट, दोनों में ये क्या होते हैं, आपके कंडक्टर ही होता है और फेयरली हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके बाद कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड आ जाता है। इसके बीच में एटम्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। SiO2 आपका क्वार्ट्ज होता है, सिलिका, डायमंड, ये सब हार्ड इंसुलेटर। ये आपके एग्जाम्पल्स और ये आपके सॉलिड के टाइप, ये आपको पढ़ लेना है, बस इसमें से आपको इतना सही आता है। नेक्स्ट, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल, दो टॉपिक मिल गया हमें। क्या भाई, क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं और यूनिट सेल क्या होता है। भाई यार मैंने एक फिगर बना दिया, ये मैंने ये बना दिया भाई, बचपन में बनाया करते थे बहुत, लेकिन पता नहीं था ये इसका भी यूज भी आ जाएगा। मैंने भाई बना दिया एक चीज, ये दो बन गए। और दो बनने के बाद हम क्या करते हैं भाई, इससे इसे ऐड, इससे इसे ऐड, इससे इसे ऐड और इससे इसे ऐड, एक ये फिगर बना देते हैं। इस फिगर में क्या कहते हैं हम, रेगुलर 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। क्या कहा जाता है, कुछ पॉइंट का इन स्पेस पर क्या अरेंजमेंट कर देना। जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ बना दिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ बना दी, एक पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ, एक यहाँ। कि जब स्पेस में इन पॉइंटों का अरेंजमेंट जब हो जाता है तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहने लग जाते हैं, क्रिस्टल लैटिस। और इसी क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होता है, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। क्या, यूनिट सेल। तो इस छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पोर्शन को मिला के एक बड़ा सा क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। और क्रिस्टल लैटिस के जो होते हैं 3 डायमेंशन के, वो पॉसिबल जो होते हैं वो आपके 14 क्या हो जाते हैं, अरेंजमेंट होते हैं। उन 14 अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम, ब्रेविस स्ट्रक्चर, ब्रेविस स्ट्रक्चर कहते हैं। ब्रेविस क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर यही आपका हो जाता है। तो ये क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बीच में हो जाता है, इनके डिफाइन हो जाती है, इनके बारे में हो जाता है। अब क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल जो होते हैं उन्हें भी कई भागों में बांट दिया गया है।
तो यूनिट सेल में जो होता है सबसे पहला यूनिट सेल जो होता है वो आपका क्या होता है, प्राइमिटिव यूनिट सेल। प्राइमिटिव यूनिट सेल जो होता है इसी को हम सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड हो जाता है वो आपका है सेंटर यूनिट सेल जो होता है, उन्हें भी कई भागों में बांट दिया गया है। फर्स्ट आपका BCC, सेकंड आपका कौन सा FCC, थर्ड आपका को हम FCC को भी क्या कहते हैं, SCP भी कहते हैं। मैंने आपका पूरे क्रिस्टल जो आपका यूनिट सेल है ना, उस यूनिट सेल की पूरी टाइप यहाँ मैंने बता दी है। यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है। यूनिट सेल को कई भागों में बांट दिया है, पहले दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक प्राइमिटिव यूनिट सेल जिसे हम सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं, और प्राइमिटिव के बाद एक सेंटर यूनिट सेल भी होता है जिसमें सेंटर्ड यूनिट सेल को तीन भागों में बांट दिया जाता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब VCC, FCC मतलब फेस सेंटर यूनिट सेल, और थर्ड जो होता है ECC मतलब एंड सेंटर यूनिट सेल। अब इस तरीके से पूरा आपका आ जाता है। इन तरीकों को इनको बनाना, इनका स्ट्रक्चर पता करना, ये चीज होता है। तो ये जो मैंने सिंपल सा बनाया ना यार, जब किस हर क्या हो आपके एज पे हर जगह पे एक एक यूनिट सेल हो जाते हैं, तो उसे मतलब जो पॉइंट होते हैं वो स्पेस में अरेंजमेंट होता है सिंपल तरीके से, तो वो आपका होता है प्राइमिटिव यूनिट सेल। प्राइमिटिव या सिंपल यूनिट सेल कब बनता है, जो स्पेस है उसके हर कॉर्नर पे जो हो एक एक पॉइंट अरेंज हो, तो उसे हम क्या कहने लग जाते हैं, आपका प्राइमिटिव यूनिट सेल। हर पॉइंट जो होता है वो आपका 1/8 पार्ट क्या कर रहा होता है, वो कवर कर रहा था, क्योंकि कॉर्नर से जो होते हैं वो हर पार्ट का 1/8 पार्ट होता है। ये 1/8 सबको मिला के आपका एक यूनिट बन जाता है। तो ये आपका किसका हो गया, प्राइमिटिव यूनिट सेल का। अब आपका सेंटर्ड यूनिट सेल में आपके तीन बन जाते हैं, BCC, FCC और ECC। अब BCC की बात करूं तो बॉडी सेंटर में क्या होते हैं, हर एक कॉर्नर पे तो आपका एक एक होता ही है, हर एक कॉर्नर पे आपका एक एक होता ही है, बस एक बीच में बॉडी सेंटर्ड भी हो जाता है, जिससे आपका मिल जाए ये, जिससे आपका ये मिल जाए, तो आपके ये स्ट्रक्चर यहाँ से ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो एक क्या होता है आपका, एक बॉडी में भी यहाँ पे रखा होता है, जिससे ये आपका क्या बन जाता है, बॉडी सेंटर्ड। तो एक यूनिट आपका बॉडी पे होता है, जो आपका पूरा का पूरा एक मतलब ये पूरा होल है, तो इस होल के बीच में एक ये आपका यूनिट रखा पड़ा है, और इसके चारों सभी कॉर्नर पे एक एक यूनिट रखे पड़े हैं। तो सभी पार्ट तो एक 1/8 पार्ट कवर कर रहे हैं, ये अकेला आपका 1 पार्ट कवर कर रहा है। तो क्या होता है 1/8 सब एक और एक दो, तो ये आपका क्या कर रहा होता है, 2 पार्ट कवर कर रहा होता है। FCC की बात करूं तो FCC में क्या होता है, ये बॉडी सेंटर्ड वाला हटा दो, FCC में से बॉडी सेंटर्ड हट जाता है, यहाँ से SCP भी कहते हैं इसे, तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसका फिगर आपका सिंपल 1 पार्ट तो कवर करिएगा, ये कॉर्नर वाला पार्ट कॉर्नर में अरेंज होता ही है। अब इसके बाद हर एक फेस पे एक एक क्या कर रहे होते हैं, आपके पोर्शन कवर कर रहे होते हैं एक ये आपका पीछे वाला क्या हो गया, आपका फेस हो गया, और एक ये आगे वाला फेस हो गया। मैंने हर फेस पे देखो, एक ऊपर वाला फेस पे ये लगा दिया, ये आपका नीचे वाला फेस हो गया, ये आपका बगल वाला फेस हो गया, ये आपका इधर वाला फेस हो गया, ये आपके सामने वाला फेस हो गया, ये जो वाला जो है आपके पीछे वाला फेस, जिस टाइप पे बोर्ड है ये हो गया। तो इस तरीके से क्या देखोगे, हर एक यूनिट, अगर इस फेस पे कोई यूनिट रखा हुआ है तो उसका जो इसमें कंट्रीब्यूट होगा वो आधा होगा, 1/2 पार्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये जब इस फेस पे है तो इसका मतलब ये दूसरे फेस पे भी हो सकता है आधा, तो इस पे क्या इसका कंट्रीब्यूट क्या होगा, इसका आधा होगा, उस पे आधा होगा, इस पे आधा होगा, इस पे आधा होगा, इस पे आधा होगा, इस पे आधा मतलब 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3, मतलब टोटल में 3 होंगे, और एक आपका कॉर्नर पे दिख ही रहा है, तो टोटल इसमें क्या होंगे, 4 यूनिट सेल होंगे। और उसके बाद ECC में जो होता है, एक अपोजिट, कोई भी 2 अपोजिट साइडों के बीच में एक होता है, जैसे मैंने आपका एक फिगर बना दिया, यहाँ पे ब्रेविस को हटा देता हूँ, यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक फिगर बनाया। अब ये फिगर बनाने के बाद क्या देखते हो आप, कि ये फिगर बन गई, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये। अब इसमें एक कोई सा भी, जैसे ये वाला एक पोर्शन एक बार साइड ले लिया, एक साइड मैंने ये ले लिया, कॉर्नर पे तो सब में आपके रहेंगे, ये कॉर्नर पे अरेंज तो आपके
रहेंगे ही कॉर्नर पे। इसके कॉर्नर पे तो एक एक आपको मिलेंगे, 4 8 ये वाले फेस पे नहीं होगा यार, मैंने अभी आपको यहाँ पे बना दिया था ना इस वाला, ये फेस आपका सेंटर यूनिट में, ये आपका कॉर्नर में नहीं आता। कॉर्नर में ये सारे आते हैं तो कॉर्नर में ये, तो इस पॉइंट पे आपको नहीं लगाना। कॉर्नर ये सारे हैं तो कॉर्नर पे मैंने 8 लगा दिए। एक आपका अपोजिट फेस, इस पे भी लगा सकते हो आप, इस पे भी लगा सकते हो, और सामने आमने सामने वाले पे भी लगा सकते हो। तो इसमें क्या होता है आपका कि अपोजिट फेस हर कॉर्नर पे तो एक एक है ही, तो इससे क्या होता है 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है हर कॉर्नर वाले का। तो हर कॉर्नर वाले का 1/8 कंट्रीब्यूशन, 8 है टोटल, तो आपका इसका 1 हो जाएगा। और ऊपर नीचे वाला हाफ कंट्रीब्यूशन देंगे अपने, हाफ ये और हाफ ये, तो हाफ हाफ कितने हो जाए, 1 हो जाएगा। तो एंड सेंटर में जो होते हैं आपके 2 यूनिट सेल बन जाते हैं। तो अभी मैं नंबर ऑफ एटम्स निकालना बताऊंगा इसी तरीके से आपको, सभी आपको परमिटिव यूनिट सेल, सेंटर्ड में आपका बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और ईसीसी, तीनों आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे किस तरीके से आपके सेंटर यूनिट सेल क्या होते हैं, आपका इसमें क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, और किस तरीके से इनका फिगर बना होता है। बुक में ऐसे ऐसे फिगर बहुत सारे मिल जाएंगे, वो 14 टाइप्स के जो होते हैं वो ब्रेविस बना रखे होंगे उसने, बस आपको इन्हीं तीनों के बारे में अच्छे से देखना है। बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी की आपको समझ आ ही गया होगा। बीसीसी में क्या होता है, बॉडी सेंटर में सिर्फ एक यूनिट सेल यहाँ पे होता है और एक एक सब जगह होते हैं कॉर्नर पे। एफसीसी में क्या होता है, फेस सेंटर में हर फेस पे आपके एक एक तो मिलेंगे ही, और कॉर्नर पे 4 4 8 आपको मिलेंगे। ईसीसी में क्या होता है, अपोजिट साइड के 2 में किसी एक पे मिल जाएगा और हर कॉर्नर पे आपको एक एक मिल जाएगा। इस तरीके से आपका क्या हो गया, पूरा यूनिट सेल यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। क्या बताया मैंने कि अब निकालेंगे हम किसी यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, ये कैसे हमें पता चलेगा, इसके बारे में अब हम देखते हैं। आपका जो सिंपल यूनिट सेल होता है, मैंने सब एक ही में बताऊंगा, सही से सुनना, ठीक है। एक बार सुनना, बार बार समझना, एक बार सुनना बार बार, क्योंकि ये ध्यान रखना, एक बार समझ आ गया ना तो कभी ये चीज दोबारा भूल नहीं सकते। मैंने क्या बोला, एक मैंने ये बता दिया और दूसरा मैंने आपको ये बना के दे दिया। अब इसके बाद क्या होगा, फिगर में देखना यार, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में वो होगा। क्यूब बना दिया, क्यूबिक यूनिट सेल। अब यूनिट सेल पे क्या बताया मैंने कि जो प्राइमेटिव यूनिट सेल होते हैं, द ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट अ कॉर्नर, मतलब सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके कॉर्नर पे। तो मैंने यहाँ कॉर्नर पे एक आपको प्रेजेंट करवा दिया, दूसरा इस कॉर्नर पे प्रेजेंट हो गया, तीसरा इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है, फोर्थ इस कॉर्नर पे। अब जब 8 पॉइंट्स 8 कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है, उस टाइम पे क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ एटम जब निकालूंगा मैं, 8 कॉर्नर्स मल्टीप्लाई 1/8 पर कॉर्नर एटम्स। मैंने आपको एक चीज बताया था जब मैं बता रहा था, तो इसे क्या कि जो 8 हर कॉर्नर पे होता है, इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, क्योंकि 8 कॉर्नर होते हैं तो 1/8 ही तो होगा इसका पार्ट कॉर्नर का। तो हर 8 कॉर्नर मल्टीप्लाई 1/8 पर कॉर्नर एटम। तो यही तो करूंगा मैंने 8 एटम्स डाले हैं और उसको पर कॉर्नर पे कितने आपके 1/8 एटम्स है। तो नंबर ऑफ एटम्स अब निकालूंगा तो क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 1/8, तो 8 मल्टीप्लाई 1/8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 एटम। मतलब जो प्राइमेटिव यूनिट सेल होता है उसके अंदर आपका कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, ओनली 1 एटम्स, ओनली 1 एटम। तो सिंपल यूनिट सेल, प्राइमेटिव यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल में आपके एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, आप याद रखना 1 एटम प्रेजेंट होते हैं। दिमाग में घुसा लेना, कितने एटम्स, 1 एटम प्रेजेंट होते हैं। सेंटर यूनिट सेल का पार्ट बीसीसी, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। मैंने आपको ये लिखा छोड़ दिया है, बताऊं क्या होता है बॉडी सेंटर में। मैंने आपको बताया था हर कॉर्नर पे आपके एक एक एटम प्रेजेंट होते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है आपका 1/8 पार्ट पर एटम। मैंने ये तो बना छोड़ दिया। एक एटम प्रेजेंट होता है भाई यार ये बीच के अंदर, एक एटम कहाँ होता है, बीच में। तो मैंने एक एटम इस बीच में क्या कर दिया, इसके प्रेजेंट कर दिया। समझ आया, एक एटम यहाँ प्रेजेंट हो गया। अब इस टाइम पे क्या होगा, मैंने देखा कि हर पार्ट का कॉर्नर का तो हो गया, 8 कॉर्नर मल्टीप्लाई 1/8 पर कॉर्नर एटम। क्या कितना आ गया आपका, 1 एटम, 1 बॉडी सेंटर्ड एटम, 1 बॉडी सेंटर्ड एटम। तो 1 बॉडी सेंटर्ड एटम क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। तो टोटल एटम्स जब निकालेंगे हम कितने, बॉडी सेंटर टोटल एटम्स in BCC is equal to 1 + 1
इजिकल टू आपका हो जाएगा BCC में 2 एटम्स। तो बॉडी सेंटर में कितने होते हैं आपके 2 एटम्स प्रेजेंट इन अ बॉडी सेंटर यूनिट सेल। समझ आ गया क्या बताया मैंने? तो बॉडी सेंटर आपको अच्छे से समझ आ गया। एटम्स याद रखने के लिए यार पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट करोगे, वहाँ इन एटम्स का बहुत ज़्यादा काम आना है। तो इस तरीके से आपको एटम्स याद होना चाहिए। मैंने सिंपल का करवा दिया। सिंपल में आपके 1 एटम्स बॉडी सेंटर के अंदर, सेंटर यूनिट सेल में बॉडी सेंटर हो गया, उसके अंदर आपका 2 एटम। इसके बाद आते हैं हम फेस सेंटर यूनिट सेल FCC। तो मैंने यहाँ एक फिगर बनाया है। सिंपल यूनिट सेल में क्या होते हैं, हमारे सारे कॉर्नर वाले होते हैं। मैंने कॉर्नर वाले बना दिए। मैं इनको ना कुछ अलग दिखाता हूँ फेस वालों को, कि फेस वाले आप समझ जाओगे ऐसे फिर कि वो कॉर्नर वाले, ये फेस वाले, ठीक है। कॉर्नर वाले आपके कौन से होंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 कॉर्नर वाले 8 आपको एटम्स दिख गए। फेस सेंटर में मैंने जो ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, ये बगल वाला है, इस साइड लेफ्ट वाला और ये राइट वाला, मतलब ये आपके कितने बना दिए मैंने किस तरीके से, ये आपके बन गए। लेकिन अभी आपका फ्रंट और बैक का है, तो मैं यहाँ पे ये फ्रंट के लिए बना देता हूँ और ये बैक के लिए। 3D में है तो मैंने आपको दोनों एक ही जगह बना दिए। 3D शेप तो यहाँ मैं बना नहीं सकता, एक तो सकते हो ये फिगर के अंदर, ठीक है, लेकिन 3D शेप यहाँ बन नहीं सकती। अब मैं इसमें जब दिखाऊंगा तो आपका क्या होगा कि फर्स्ट तो आपका 8 कॉर्नर वाले, तो ये आपका सेम रहेगा, कॉर्नर वाले एटम्स इस तरीके से सेम रहेंगे। लेकिन जो फेस सेंटर्ड वाले क्या होंगे, 6 फेस सेंटर्ड एटम्स, 6 फेस सेंटर एटम्स मल्टीप्लाई 1/2 पर एटम कंट्रीब्यूशन। समझे क्या बोला मैंने? कि अभी मैंने आज जब करवा रहा था उस टाइम पे भी मैंने बताया है कि जो आपका फेस सेंटर्ड होंगे जितने भी, उनका 1/2 कंट्रीब्यूशन होगा और इसका जो होगा वो 1/8 कंट्रीब्यूशन। 1/2 क्यों? क्योंकि अगर अगर एक फेस है, इस फेस पे मैं ये चीज रख रहा हूँ तो ये कंट्रीब्यूशन इस पूरे फेस का कहलाएगा, मतलब आगे पीछे दोनों फेस का कहलाएगा। तो पीछे वाले का तो फेस का हम जोड़ नहीं रहे, हम किसका, आगे वाले का जोड़ रहे। तो कितना होगा आपका, आधा और आधा पीछे वाले का। तो इसमें हम कंट्रीब्यूशन क्या देते हैं आपका 1/2, तो 6 मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाए तो कितना आ जाए आपका यहाँ से 3 एटम्स। यहाँ से हमारा कितना आ गया 3 एटम। तो हमने क्या देखा भाई, सबसे पहले हमने प्राइमेटिव यूनिट सेल देखा। तो प्राइमेटिव यूनिट सेल में आपका 1 एटम, बॉडी सेंटर यूनिट सेल में आपके 2 एटम, फेस सेंटर यूनिट में आपका 4 एटम। ECC में आओगे तो वो भी आपका बॉडी सेंटर में ही कहला जाए। क्यों? क्योंकि देखो ECC में क्या होता है, ऊपर और नीचे 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है। तो 1/2 कितना हो जाए 1, और आपका 8 कॉर्नर वाला 1, तो 2 बॉडी सेंटर में भी 2 होता है। ECC इसलिए वो बॉडी सेंटर की यूनिट सेल में आ जाता है। तो इस तरीके से एटम्स निकालने आपने सीख लिए कि किस तरीके से आप किसी भी क्यूबिक सेल में आप एटम्स को निकालोगे। तो मैंने आपको BCC बता दिया, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, आपका FCC हो गया, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, और उसके बाद आपका कौन सा हो गया, ये प्राइमेटिव यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल आपके यहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने यहीं पे समाप्त। नेक्स्ट, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया यार वॉइड। कैसे हम किसी केमिस्ट्री में वॉइड के बारे में जाने, कैसे हम किसी क्लोज पैकिंग के बीच में वॉइड के बारे में। वॉइड मतलब जानते हो, ऐसे हिंदी में हम बोले तो वॉइड मतलब होता है खाली स्थान। क्या होता है? खाली स्थान। मैंने बोला भाई यार मैंने ये बना दिया, एक मैंने इसके बीच में लगा दिया और एक मैंने थर्ड पार्टी यहाँ लगा दी, तो ये बीच में जो ये स्पेस सा दिख रहा है ना, इस स्पेस को हम कहते हैं वॉइड। क्या कहते हैं? इस स्पेस को हम कहते हैं क्या? वॉइड। इस वॉइड को हमने 2 टाइप में बांट दिया, एक आपका हो गया टेट्रा, एक आपका हो गया ऑक्टा। टेट्राहेड्रल वॉइड, एक आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या इसकी इफिशियंसी होती है, सभी इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन। टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब तो जानेगा, टेट्रा मतलब होता है क्या, 4 चीजों से मिलके बना हो और के बीच में एक छोटा सा स्पेस, वही तो होगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के बारे में पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताओ, टेट्राहेड्रल होता क्या है। जैसे मैंने बता दिया, एक आपका ये पार्टिकल हो गया, दूसरा आपका ये पार्टिकल हो गया। 2 पार्टिकल मैंने बता दिए। पार्टिकल देखना यार, एक छोटा बन गया एक बड़ा बन गया, कोई नहीं, लेकिन ये 2 पार्टिकल है। तीसरी पार्टिकल मैंने आपको यहाँ पे ऐसे बना दी, तीसरी पार्टिकल मैंने क्या बना दी, ऐसे बना दी। अब क्या होता है, ये 3 पार्टिकल के बीच में एक यहाँ पे ऐसा पार्टिकल आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, ऐसा पार्टिकल, जो मैं यहाँ नहीं बना रहा, जिससे आपको समझना है। क्या होगा, मैंने एक पार्टिकल को यहाँ बना दिया, क्या हो गया, यहाँ। समझ जाना, ये इनके बीच में स्पेस को घेरने आ जाए। जैसा ये शेप कैसा ले लेगी फिर, 1 2 चिपक जा,
तीसरा यहाँ पे और चौथा आपका ऐसा कुछ जाएगा। तो 4 पॉइंट हो गए, ऐसा बनेगा। लेकिन यहाँ पे ना खिचड़ी सी पक जाएगी, मेरे को सेंटर नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। तो क्या होंगे, 3 पार्टिकल ऐसे दिखेंगे, ये पार्टिकल आपका इस बीच में आ जाए। सभी का जो सेंटर है, सभी का जो सेंटर है, अगर मैं देखूँ इन 3 सेंटर को अगर मैं मिला दूँ तो इन तीनों सेंटर को मिला के मेरा क्या बन जाता है, एक ट्राइंगल। क्या बन जाता है, एक मेरा ट्राइंगल। और ट्राइंगल के बाद इस वाले सेंटर जो है, इस वाले सेंटर को मैं ऐसे मिला दूं तो ये टाइप जो बन जाता है, ये एक आपका टेट्राहेड्रल वॉइड का एक काम करता है। ये जो ये शेप देखोगे, ये आपका टेट्राहेड्रल शेप बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। इसका जो सेंटर होता है, इसका सेंटर इसके बीच में सेंटर पे होता है, यही आपका क्या कहलाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड सेंटर। ठीक है, तो ये आपके टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। और ये आपके इसके क्या होता है, एक्सिस पे, या ये बोलो तो इसके सेंटर पे इसका टेट्राहेड्रल वॉइड का सेंटर होता है। तो आपने टेट्राहेड्रल वॉइड समझ लिया। यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड का अगर मैं कहूँ तो कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन, इसके बारे में कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, उसमें पूछ लेते हैं, लेकिन ये आपको बस याद रख लेना है। कैटायन का और एनायन का जो रेशो होता है, कैटायन का और एनायन का रेशो होता है, वो आपका 2.25 के क्या होता है, अप्रोक्सीमेट होता है। 2.25 के अप्रोक्सीमेट होता है। तो इन दोनों का रेशो अगर इतना है तभी ये इस बीच के गैप के बीच में क्या होगा, ये फील हो पाएगा, वरना इससे कम या इससे ज़्यादा हो जाता है तो फील नहीं हो पाएगा। क्योंकि पूरा सेंटर, जैसे मैंने बोला मेरे पास इतना गैप है, इसके बीच में कुछ फिक्स कर दो, तो उसके लिए बोलूँगा ना कितना इसकी साइज है, कितना क्या है, क्या फिक्स होगा। ऐसे इसने बता दिया कि कैटायन और एनायन के बीच में अगर इतना का रेशो है तो वो इस बीच वॉइड में क्या होगा, स्पेस में आ जाएगा। तो ये चीज़ कभी कभी जो होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। बाय द वे यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि वॉइड क्या होता है, वॉइड का सेंटर कहाँ लाई करता है। टेट्राहेड्रल वॉइड में नंबर ऑफ जो एटम होते हैं या 2n होते हैं। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या होते हैं आपके 2n, टेट्राहेड्रल वॉइड का। टेट्राहेड्रल तो समझ आ गया, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में क्या अलग से होगा यार, ये तो बता दो। तो भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो उसमें 6 चीजों से मिलके बने होते हैं। यहाँ तो 4 थे, यहाँ पे 6 होंगे और 6 के 8 पार्ट हो जाते हैं। क्या होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, जैसे मैंने एक आपका ये बना दिया, 1 2 और एक आपका तीसरा ऐसा होता है। लेकिन ये ध्यान रखना, इससे कुछ अलग दिखना चाहिए दूसरे वाला जो बनेगा। तो दूसरे वाले को मैं कैसे बना देता हूँ, आपका 1 और एक मैं यहाँ से बना देता हूँ, एक मैं यहाँ से बना देता हूँ। समझ आया। अब क्या होगा, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, तीनों मिलकर ये ट्रायंगल बना देंगे। इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये तीनों मिलकर आपका ये देना थोड़ा सा अलग बन गया। बस ये ध्यान रखना, आपका जब बन रहा हो तो इनके एपेक्स, जो ये वाला एपेक्स है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी मजा आएगा, तभी ये वॉइड बन पाएगा ऑक्टाहेड्रल, वरना वॉइड नहीं बन पाएगा। तो ये ध्यान रखा, इसलिए मैंने एपेक्स को क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में इसके बना दिया है। अब एपेक्स बन गए अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके बाद क्या करना आपको, इसको मिलाया मैंने इससे, 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 इसको मिलाया मैंने इससे। तो देख सकते हो ये आपका जो सिंबल बन जाता है, ये आपका वॉइड बन जाता है। इसी को कहते हैं, हमारा जो सेंटर यहाँ लाई करता है, इसी को कहते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेटेड होते हैं वो नंबर ऑफ n होता है। जितने नंबर ऑफ एटम्स इसमें होंगे उतने ही नंबर ऑफ जनरेटेड वॉइड्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो नंबर ऑफ वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, दोनों आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो वॉइड होते हैं वो उनके बीच का स्पेस होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड में जो होते हैं वो 4 एटम्स के बीच का, 4 पार्टिकल के बीच में जो वॉइड बनता है वो आपका टेट्राहेड्रल होता है। और जो 6 के बीच में जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड में नंबर ऑफ जनरेटेड वर्ड्स जो होते हैं वो 2n होते हैं, और जो ऑक्टाहेड्रल है उसमें नंबर ऑफ जनरेटेड वर्ड क्या होते हैं आपके, n होते हैं। n मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स है वही होते हैं। वॉइड यहीं पे हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। वॉइड के पार्ट भी यहीं पे खत्म हो जाता है। वॉइड का एक क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत जगह पूछ लिया जाता है। एग्जाम्पल जो होंगे या न्यूमेरिकल जो होंगे वो सबसे लास्ट पार्ट में कराऊंगा, पहले आपको थियोरेटिकल पार्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा देता हूँ। समझ आया। इसके बाद the percentage and the space filled by the particle is known as packing efficiency। क्या is known as पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी के बारे में आज बात करेंगे हम कि कैसे आप पैकिंग इफिशियंसी
किसकी, बॉडी सेंटर्ड हो, फेस सेंटर्ड हो, किसी भी सिंपल यूनिट से लो, सभी का हम क्या निकालेंगे, आपका पैकिंग एफिशिएंसी। कितने परसेंट कितनी पार्टिकल भरे होते हैं यार, कितने परसेंट पार्टिकल भरे होते हैं, कितने नहीं होते, सबके बारे में आज अच्छे तरीके से जान लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी किसकी, एससीपी की और सीसीपी की। एससीपी हम यहाँ पे छोटा में लिखते हैं, एससीपी और सीसीपी। ये जो होता है आपका फेस सेंटर्ड ही होता है। अब फेस सेंटर्ड की बात है तो मैंने फेस सेंटर्ड का फिगर अगर बनाऊं तो फेस सेंटर्ड का फिगर कैसा बनता है, ऐसा मैंने बना दिया ये, और इसमें मैंने एक और बना दिया यार ऐसा सा थोड़ा सा, ठीक है। ये थोड़ा गैप होना चाहिए था यार, कोई नहीं, लेकिन फिर भी हम बना देंगे। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे देखोगे तो एक पार्टिकल यहाँ पे तो है ही, मैंने इस पार्टिकल को ऐसे जोड़ा, दूसरा पार्टिकल मेरा यहाँ पे बन जाएगा, तीसरा पार्टिकल मैंने यहाँ पे बना दिया। आपका क्या हो जाता है, फेस सेंटर्ड होता है। इस फेस सेंटर्ड में थोड़ी सी ऐसी सी डायगोनल से खींच जाती है, ठीक है। इस डायगोनल को मैंने नाम दे दिया ए बी। पूरे डायगोनल की जो लेंथ है उस लेंथ को मैंने मान लिया बी, ये वाला जो पार्ट है उसको मान लिया ए, ये वाला पार्ट है जो मान लिया ए। खिचड़ पिचड़ से तो नहीं बच गई ना, छोटा सा है। बस ये याद रखना, क्यूब की जितनी भी साइड है वो सारी ए है, जो ये डायगोनल है उसकी लेंथ को मैंने मान लिया बी, और सेंटर जो है वो आपका सी है। सेंटर का वैसे कोई काम नहीं होगा, मैं इस सी को मिटा देता हूँ, ठीक है, कोई फायदा भी नहीं है इसका। हमने ए बी लेंथ किसकी मान लिया, आपकी जो ये है उसको हमने ए बी लेंथ को क्या नाम दे दिया, बी। जो ये ऊपर वाला पॉइंट है इसको नाम मैं क्या दे देता हूँ, सी दे देता हूँ। जब सी पॉइंट हो गया तो मैंने ट्राइंगल कौन सा ले लिया है, इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी के अंदर। कौन सा ट्राइंगल, ए बी और सी, ये वाला ऊपर वाला जो ये ट्राइंगल बन रहा है ना, इसके अंदर ले लिया। जब ए बी सी बन रहा है तो इसका जो आपका हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस ये होगा, ये दो तीन चीज मिल गए, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा आपका, ए बी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ये होगा बी सी का स्क्वायर, प्लस होगा आपका कौन सा, आपका ए सी का स्क्वायर। मैंने ए सी का स्क्वायर लिख दिया। अब आपका जो ए बी है, ए बी का स्क्वायर क्या माना, मैंने लेंथ क्या मानी थी, बी का स्क्वायर। जो साइड ऑफ क्यूब है वो क्या आपका ए, तो ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर। समझ आया यहाँ से। जब बी की वैल्यू फाइंड करूंगा मैं तो वो कितना हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर का अंडर द रूट, तो हमारा b इज इक्वल टू कितना आ गया आपका अंडर द रूट 2a। मतलब मेरी b की वैल्यू फाइंड हो गई। अब मैं बोलूँ रेडियस की बात पे आ जाऊँ, रेडियस की, तो जो ये वाला सर्कल है इसका जो ये वाला रेडियस है, एक रेडियस, एक नीचे वाले का रेडियस, और बीच वाला जो होगा वो तो पूरा डायामीटर हो गया ना। हाँ मैं बोलूँ ऐसे मैंने तीन आपके सर्कल खींच दिए हैं, तो सर्कल का एक सेंटर से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होगी उसकी रेडियस कहलाएगी। इस सेंटर की जो होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस कहलाएगी। ये तो आपका दो डबल रेडियस हो गए ना, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, यहाँ से यहाँ, तो ये आपका डायमीटर कहलाएगा। डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है। तो एक दो और दो चार हो गए, तो मैं b की जगह पे क्या रख सकता हूँ, 4r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2a। a की जब वैल्यू निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 4r बाय में √2। √2 का मैं रैशनलाइज कर दूंगा। जानते हो रैशनलाइज मतलब, नहीं जानते तो बस याद रखना, नीचे के रूट को भगाओ ऊपर ले जाओ, नीचे के रूट को भगाओ ऊपर ले जाओ। तो a की वैल्यू यहाँ से मेरी कितनी फाइंड हो जाती है, इससे इसे मल्टीप्लाई करूँ तो 4√2r अपॉन में क्या हो जाएगा, इससे इसे करेंगे तो 2 से इसे काट दूंगा तो a इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 2√2r मेरा फाइंड हो गया। तो a की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई 2√2r। किसी भी पैकिंग एफिशिएंसी किसकी, हम SCP और CCP में निकालेंगे तो उसके जो साइड की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी। अब जब साइड की वैल्यू आ जाती है तो पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है, पैकिंग एफिशिएंसी, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर की बात करेंगे पहले तो, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है वो स्पेयर की बात है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना होता है, 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हो गया भाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम a³ है क्योंकि क्यूब का है, a³। अब मैंने नंबर ऑफ एटम्स बताए होंगे, कितने होते थे SCP CCP मतलब फेस सेंटर्ड में, कितने 4 एटम। तो मेरा टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 से और मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। और अपॉन में a³ है, मल्टीप्लाई 100 किस लिए किया मैंने, इसकी इफिशियंसी परसेंटेज निकालने के लिए। तो 4 × 4/3 पाई और r की वैल्यू r³ ही रहने देता हूँ। नीचे क्या रख दूंगा, a³ की जगह पे मैंने वैल्यू क्या निकाली, 2√2r। तो मैं यहाँ क्या रख दूंगा 2√2r
का होल क्यूब। जब इसे मैं पूरे को सॉल्व करता हूँ ना यार, सॉल्व कर दो, आपकी मर्जी है, जो भी वैल्यू है इसमें पुट कर दो। पाई की वैल्यू 22/7, आर की जो आर क्यूब से निकाला तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा। इसका जो परसेंटेज आएगा वो आपका 74% आना चाहिए। सॉल्यूशन आप कर लेना। जो आपकी एफसीसी की परसेंटेज होती है, पैकिंग एफिशिएंसी होती है, वो आपकी 74% यहाँ से निकल जाती है। पैकिंग एफिशिएंसी निकालना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो मैंने एससीपी और सीसीपी एफसीसी तीनों एक ही में थे, तो मैंने तीनों का एक साथ आपको यहां से पैकिंग एफिशिएंसी पूरा खत्म कर दिया। नेक्स्ट आता है बॉडी सेंटर आ गई। बॉडी सेंटर का मैंने यहाँ फिगर बना दिया। भाई यार फिगर देख के मत हंसना, थोड़ा इसमें क्या आ गया है, जो बोलते हैं ना एक्सटेंशन आ जाता है, खिंचाव सा, वैसा आ गया थोड़ा सा, लेकिन फिर भी कोई नहीं, आपको बस समझ आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बॉडी सेंटर में एक बॉडी में रख दिया, दो आपके कॉर्नर फेस पे हैं और एक आपका इस कॉर्नर पे रखा हुआ है। इसका जो लेंथ है इस वाले का रेडियस का वो आपका बी है, इस वाले का क्या आपका सी है। ABCD मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। सबसे पहले हम ट्रायंगल की बात करेंगे, नीचे वाले ट्रायंगल की, BCD की। तो मैंने इन ट्रायंगल ले लिया है। इन ट्रायंगल कौन सा आपका BCD में, BCD ट्रायंगल अगर ले लूँ मैं BCD के अंदर, B का स्क्वायर मतलब जो BC है उसका स्क्वायर, BC आपका क्या होगा इसमें हाइपोटेनस, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका BD का स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा CD का स्क्वायर। अब आप जानते हो कि जो BC है, BC की वैल्यू आपको क्या दी हुई है B, तो B का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको क्यूब का क्या होता है A स्क्वायर होता है। B की वैल्यू B स्क्वायर रहने दो, इन दोनों को ऐड अप कर दो, 2A स्क्वायर हो जाएगा। B इज इक्वल टू कितना आ जाए आपका √2A आ गया। भाई यार मैंने B की वैल्यू फाइंड कर दी, खत्म यहीं तक। अब इसके बाद हम आ जाएंगे अगर इस वाले ट्रायंगल में ABC के अंदर, तो मैंने इन ट्रायंगल इस वाले लिया आपको, इन ट्रायंगल ABC में, अगर इन ट्रायंगल ABC के अंदर ले लूँ तो ABC में क्या होगा आपका हाइपोटेनस क्या लाएगा आपका C, जो ये AB है तो मैंने AB को लिख दिया हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने लिख दिया BC को लिख दिया BC का स्क्वायर प्लस मैंने इसको लिख दिया किसको आपको ये वाला जो है उसको मैंने लिख दिया आपका AC का स्क्वायर। अब क्या होगा जो AB का स्क्वायर है, AB का स्क्वायर इसे मैं क्या लिख दूंगा C का स्क्वायर, BC जो है BC की वैल्यू मेरी क्या आ गई थी B का स्क्वायर प्लस जो AC की वैल्यू है मेरी, AC की वैल्यू मेरा क्या है A ही है तो मैं A का स्क्वायर, C की वैल्यू मैं C स्क्वायर ही रहने दूंगा, C की वैल्यू मैं C स्क्वायर ही रहने दूंगा। B स्क्वायर की वैल्यू मेरी यहाँ पे आ चुकी है क्या √2A, तो मैं √2 का स्क्वायर करूंगा तो मेरा 2 आ जाएगा, A का करूंगा तो A स्क्वायर आ जाएगा प्लस में A स्क्वायर है ही मेरे पास, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 3A स्क्वायर। C की अगर वैल्यू फाइंड करूँ तो C की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी √3A आ जाएगी। यहाँ से C की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो मेरी C की वैल्यू फाइंड हो गई √3A। इतना तक समझ आया। अब जब √3A फाइंड हो गई तो इसके बाद हम क्या करते हैं, आप इतना जानते हो कि हम क्या करते हैं जो रेडियस होती है उससे कंपेयर करते हैं। C क्या है, C की वैल्यू 1R, यहाँ से कितना आ जाएगा 2R, यहाँ से कितना आ जाएगा 1R, कितने हो गए 4R हो गए ना यार, सेम कंडीशन आ गई। 4R इज इक्वल टू √3A की वैल्यू, तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4R/√3, ये मेरा क्या निकल गया यहाँ से A की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई। जब A की वैल्यू ये आई है तो इसके बाद मैं क्या निकालूंगा पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज। तो पैकिंग एफिशिएंसी की परसेंटेज क्या होती है, क्या होगी आपकी क्यूब का जो स्पेयर है उसका, तो स्पेयर का फॉर्मूला क्या आता है 4/3 πr क्यूब। जो क्यूब का होता है वो क्या होता है A क्यूब। अब ये जाने का बॉडी सेंटर की बात है, बॉडी सेंटर में कितने मैंने एटम बताए थे आपको 2, तो मैं इसे क्या करूंगा पैकिंग एफिशिएंसी को 2 से मल्टीप्लाई 4/3 आपका πr क्यूब आ जाएगा अपॉन में A की क्यूब आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा 2 इंटू में 4/3 πr क्यूब रहने दूंगा और A क्यूब की जगह मैं A की वैल्यू फाइंड कर चुका हूँ भाई, ये मैंने क्या रख दिया 4R/√3 का होल क्यूब। जब इसे सॉल्व वॉल्व कर लोगे ये यार आपके, जब मैं छोड़ता हूँ इसका आंसर आएगा 68% आपका पैकिंग एफिशिएंसी आई जाएगी बॉडी सेंटर की। बॉडी सेंटर की कितनी आएगी आपकी पैकिंग एफिशिएंसी 68% पैकिंग एफिशिएंसी आपकी बॉडी सेंटर की यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। नहीं भी आए तो यार एक चीज माइंड में बिठा लो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये करने के बाद थोड़ा सा सॉल्यूशन कर सकते हो, R से R काट दो, उसके बाद डायरेक्ट 68% लिख दो, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी खत्म। क्यूबिक यूनिट सेल की
पैकिंग इफिशियंसी निकालना आज पूरे अच्छे तरीके से बता दूंगा। तो पैकिंग इफिशियंसी होती क्या है, सब समझ गए कि इसका निकालवा दिया मैंने आपको अभी तक, एफसीसी बॉडी सेंटर सबका अब मैं निकलवाऊंगा किसका, आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनती कैसे भाई यार, मैंने एक क्यूब बना दिया, ये थोड़ा यार मेरे में एक्सटेंशन बहुत आ जाता है फिगर में जब मैं बना रहा होता, तो फिगर पे आप पे डिपेंड नहीं होता, सामने वाले को बस ये समझ आना चाहिए आपने जो यूनिट सेल बनाया है वो कहाँ पे बनाया है, ठीक है। अब क्या होगा, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ये यहाँ पे कर दिया, ये यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया, एक मैंने यूनिट सेल ऐसी बना दी, एक मैंने यूनिट सेल ऐसी बन गई, दोनों क्या कर देंगे, आपका यूनिट सेल को कवर कर देंगे। यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल नहीं बन रहा कि मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, यहाँ पे डायरेक्ट आपका ए इज इक्वल टू क्या आ जाता है, आपका 2r फाइंड हो जाता है, ए इज इक्वल टू 1r और 2r क्या हो जाते हैं यहाँ पे फाइंड हो जाते हैं। अब यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूँ तो आप फॉर्मूला जानते हो, पहले मैं क्यूब का वॉल्यूम निकाल दूँ, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब क्या होता है आपका 2r का क्यूब कर दूंगा मैं, ए क्यूब यही होगा ना, 2r का क्यूब क्या आ जाएगा 8r क्यूब आ जाएगा। अब मैं पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूँ तो आपका जो सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ यूनिट कितने होते हैं 1, मतलब नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 1, तो 1 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, स्पेयर का 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, अपॉन में क्यूब का क्या है ए क्यूब, तो यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी की बात आएगी तो वो कितनी आ जाएगी आपकी 4/3 पाई आर क्यूब बाय में आपका कितना आ जाएगा 8r का क्यूब। अब यहाँ से आर क्यूब से आर क्यूब कर जाएगा, सॉल्व करोगे यहाँ से तो पैकिंग एफिशिएंसी जो सिंपल यूनिट सेल में आती है वो कितनी आती है आपकी 52.36% खत्म। पैकिंग एफिशिएंसी का टॉपिक यहीं आपका लास्ट जो हो जाता है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। पैकिंग एफिशिएंसी में एक फॉर्मूला आ जाता है यार, क्या पैकिंग एफिशिएंसी में नहीं, एक फॉर्मूला डेंसिटी का आ जाता है ZM बाय आपका A क्यूब NA। Z जो है आपका नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम है, ठीक है। M जो है मोलर मास है आपका, ये किसी भी एटम का जो दे रखा होगा, ये आपका वॉल्यूम है उसका, ये आपका आवोगाद्रो नंबर है, आवोगाद्रो नंबर। बस एक चीज आपको याद रखना, कभी भी आपको डेंसिटी की बात करेगा, डेंसिटी निकालने की बात करेगा, डेंसिटी पे बेस क्वेश्चन आएंगे, वहां आपको इस फॉर्मूले को पुट करना, बस इसके बाद आपका आंसर आपके हाथ में रहेगा। कैसे ये बना, कैसे ये इसके बारे में पता होना जरूरी नहीं है। B इज इक्वल टू ZM बाई A क्यूब NA, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। यहीं पे आपका क्या हो जाता है, पूरा का पूरा चैप्टर का आधा पार्ट यहीं पे समाप्त हो जाता है। बच गया आपका क्या, यहाँ पे इनपरफेक्शन ऑफ डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, सभी डिफेक्ट, सेमीकंडक्टर, किस तरीके से बैंड थ्योरी आती है, सब कुछ आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहीं पे इस वीडियो को क्या करते हैं, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना यार तो एक लाइक बटन होता है उसे ठोक देना, अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, रेड कलर का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी जबरदस्त वीडियो इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक ऐसे जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।